रॉयल रंबल में कौन जीतेगा ये साल का सबसे बड़ा फैसला होता है। रंबल का विनर एक ऐसा रेसलर होना चाहिए जिस पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को भरोसा हो कि वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लायक है और आगे चलकर रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल जीतने की भी काबिलियत रखता है। इतने सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कई बार अजीब रंबल विनर चुने हैं। वो विनर्स अजीब इसलिए थे क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उस रेसलर के लिए किसी तरह का कोई बड़ा रोल नहीं होता था और वो बस डब्ल्यूडब्ल्यूई की बेकार प्लानिंग और फोरसाइट की एक गलती होती थी। इसके अलावा ऐसे भी कुछ मौके रहे हैं जहां उस मैच का विनर इतना बेसिक और आम होता था कि उसकी वजह से इतने बड़े मैच की प्रमोशन और सिचुएशन पर कोई खास असर नहीं पड़ता था। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम बात करेंगे 10 ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रंबल विंस जो किसी काम के नहीं थे। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारी नई वेबसाइट wrestlemania.com भी जरूर देखें। नंबर 10, जॉन सीना, रॉयल रंबल 2013। जब बात रॉयल रंबल मैच की होती है तो फैंस कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिसके रिजल्ट के बारे में पहले से ही सबको पता हो उन मैचेस के रिव्यूज बहुत खराब होते हैं और वो फैंस को बहुत निराश करते हैं। और 2013 में सभी को पता था कि जॉन सीना ही वो मैच जीतने वाले थे। ऐसा बताया गया था कि रेसलमेनिया 29 में जॉन सीना और द रॉक का WWE टाइटल के लिए मैच होने वाला था। ये रंबल मैच बिल्कुल बेजान था और जैसा कि सबको पता था जॉन सीना ये मैच जीत गए। हालांकि सीना की स्टार पावर बहुत बड़ी है, लेकिन ये WWE के लिए एक नया स्टार बनाने का बेहतरीन मौका था। रेसलमेनिया 29 में वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच अभी भी होने वाला था, लेकिन WWE ने अभी तक एल्बर्टो डेल रियो के लिए कोई ओपोनेंट नहीं चुना था। डॉल्फ जिगलर या क्रिस जेरिको जैसे रेसलर को मैच जीतते हुए देखना एक अच्छा सरप्राइज हो सकता था और इससे मैच के बारे में फैंस की राय भी बदल सकती थी। और इसके साथ ही WWE सीना को एनुअल एलिमिनेशन चैम्बर मैच में जीत दिलाकर अभी भी रेसलमेनिया में जॉन सीना और द रॉक का मैच करवा सकता था। नंबर 9, आसुका, रॉयल रंबल 2018। विमेंस का पहला रॉयल रंबल काफी सफल रहा था, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो आसुका का उस मैच को जीतना बिल्कुल बेतुका था। आसुका ने जब शार्लेट को रेसलमेनिया 34 के लिए चुनौती दी थी, वो तब भी अनडिफीटेड ही थी और WWE के सबसे कंट्रोवर्शियल फैसलों में से एक था जब WWE ने सबसे बड़े स्टेज पर आसुका को शार्लेट के हाथों हराने का फैसला किया था। ये आसुका के सभी फैंस की एक बेइज्जती थी और WWE ने आसुका के रॉयल रंबल की जीत को बस शार्लेट को रेसलमेनिया 34 तक लाने के लिए इस्तेमाल किया था। नंबर 8, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रॉयल रंबल 1997। ऐसा भी कभी कभी होता है कि WWE रंबल का विनर तो सही चुनता है, लेकिन फिर उसका फॉलो अप बिल्कुल खराब हो जाता है। 1997 में WWE ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को रंबल मैच जीतने के लिए बुक किया था और ये बिल्कुल सही मूव था। एक हील के तौर पर ऑस्टिन का काम शानदार था और वो धीरे धीरे पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप रेसलर बनते जा रहे थे। एक अजीब मूव के चलते ऑस्टिन को रेसलमेनिया 13 में टाइटल जीतने का मौका नहीं मिला और इसकी जगह उन्हें एक इन योर हाउस के फाइनल 4 में जगह दे दी गई। 1997 के रंबल को लेकर बहुत विवाद था क्योंकि ऑस्टिन उस मैच में दोबारा आए थे, जिसके बाद उन्होंने ब्रेट हार्ट को एलिमिनेट किया था और उसके साथ ही शॉन माइकल्स ने भी अपना टाइटल छोड़ दिया था। इसलिए WWE ने इस फाइनल 4 इवेंट में एक ऑल स्टार फैटल 4-वे मैच कराने का फैसला किया। एक नए चैंपियन के लिए ऑस्टिन का सामना हार्ट, वेडर और दी अंडरटेकर से हुआ था और इस मैच में हार्ट की जीत हुई थी। नंबर 7, एल्बर्टो डेल रियो, रॉयल रंबल 2011। WWE को यकीन था कि वो कंपनी के अगले बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। डेल रियो रिंग में कमाल का काम करते थे और वो सच में ऑडियंस को भी पसंद आते थे। WWE ने डेल रियो को 2011 के रंबल में जीतने के लिए बुक किया और ये लोगों को अच्छा भी लगा क्योंकि उन्हें पहले ये लग रहा था कि ये रंबल या तो जॉन सीना या फिर रैंडी ऑर्टन जीतने वाले थे। डेल रियो की जीत से दिक्कत ये हुई कि उस समय तक WWE और WWE के फैंस दोनों ही ये तय नहीं कर पा रहे थे कि डेल रियो वर्ल्ड चैंपियन बनने लायक थे या नहीं। इसी वजह से जब रेसलमेनिया 27 की ओपनिंग में डेल रियो ने एज को वर्ल्ड टाइटल के लिए चुनौती दी तो WWE ने एज को जिताने का फैसला किया, जिसकी वजह से डेल रियो का रंबल में जीतना सबके लिए ही समय की बर्बादी बन गया। उस समय रेसलमेनिया के ओपनिंग मैच में ही रंबल के विनर का मैच करवाने के फैसले की वजह से WWE की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि ये साफ हो चुका था कि WWE को डेल रियो और एज के इस वर्ल्ड टाइटल मैच में कुछ खास नहीं दिखा था। नंबर 6, शेमस, रॉयल रंबल 2012। 2012 के रंबल के दौरान ज्यादातर लोगों का फोकस क्रिस जेरिको पर था। जेरिको कुछ समय पहले ही कंपनी में वापस आए थे और फैंस रेसलमेनिया 28 में जेरिको और सीएम पंक के मैच को लेकर उत्सुक थे। फैंस को पूरी उम्मीद थी कि जेरिको ही रंबल जीतेंगे, लेकिन जब शेमस ने जीत हासिल करी तो सभी लोग हैरान हो गए थे।
किसी को भी उसकी उम्मीद नहीं थी और शेमस तो उन रेसलर्स में भी शामिल नहीं थे जिन्हें फैंस जिताना चाहते थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ऐसा कर दिया था जो किसी ने नहीं सोचा था। डेल रियो की तरह ही शेमस ने भी रेसलमेनिया की ओपनिंग के दौरान ही वर्ल्ड टाइटल के लिए चुनौती दे दी थी और ये मैच केवल 18 सेकंड्स तक ही चला था। शेमस ने डैनियल ब्रायन को हराकर वर्ल्ड टाइटल जीत लिया था, जो कि एक यादगार लेकिन इनफेमस पल बनकर रह गया। शेमस के रंबल की जीत और फिर उनके वर्ल्ड टाइटल के रेन के साथ दिक्कत ये थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी शेमस को असली वर्ल्ड चैंपियन की तरह दिखाना ही नहीं चाहता था। शेमस ने वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर एक मेन इवेंट और एक सिंगल्स पे पर व्यू मैच जीता था और उनके ज्यादातर फ्यूड्स, खास करके डेल रियो के साथ के मैचेस कुछ ज्यादा ही लंबे होते थे, जिसके दौरान फैंस बिल्कुल शांत रहते थे। नंबर 5, शार्लेट, रॉयल रंबल 2020। रॉयल रंबल का विनर बैकस्टेज की पॉलिटिक्स के तहत बुक करना हमेशा ही खराब होता है और ऐसा ही कुछ 2020 में हुआ था। डब्ल्यूडब्ल्यूई शेना बेजलर को विमेंस रंबल में जीतने के लिए बुक करने वाली थी, लेकिन कुछ पुराने एहसानों की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शार्लेट को जिताने का फैसला कर लिया। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पर बात करते हुए डेव मेल्जर ने बताया कि शार्लेट क्यों वो मैच जीती थी और उन्होंने बताया, कायदे से तो शेना बेजलर को जीतना चाहिए था ताकि उनका बेकी लिंच के साथ रेसलमेनिया का मैच बन पाए और वो जीतने भी वाली थी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने रोमन रेंस की जगह ड्रू मैकिंटायर को क्यों चुना और मैं जानता हूँ कि उन्होंने शेना बेजलर की जगह शार्लेट फ्लेयर को क्यों चुना। मुझे लगता है कि ये बस कुछ एहसान है। शार्लेट फ्लेयर को पहले भी बहुत कुछ प्रॉमिस किया जा चुका है, लेकिन फिर उन्हें वो सब नहीं दिया गया, जो सच में फनी है क्योंकि लोग हमेशा इसका उल्टा ही समझते हैं। इसके बाद शार्लेट ने रेसलमेनिया 36 में NXT विमेंस टाइटल के लिए रिया रिप्ली को हराया। ये एक ऐसी जीत थी जिसे कोई नहीं देखना चाहता था और शार्लेट को NXT टाइटल जिताना एक ऐसा मूव था जिससे आगे चलकर उस टाइटल के स्टेटस को कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर 4, बैटिस्टा, रॉयल रंबल 2014। जब 2014 में बैटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए थे, तब कंपनी ने उनके लिए कुछ क्रिएटिव प्लान्स बना रखे थे। बैटिस्टा रंबल में जीतकर रेसलमेनिया 30 के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन को वर्ल्ड टाइटल के लिए चुनौती देने वाले थे। दिक्कत ये थी कि फैंस बैटिस्टा को एक थके हुए और बोरिंग बेबी फेस के रोल में नहीं देखना चाहते थे और फैंस ने यह भी फैसला कर लिया था कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई डैनियल ब्रायन को कंपनी का अगला टॉप सुपरस्टार नहीं बना देता। इस सब की वजह से 2014 का रंबल सबसे खराब रंबल रहा और इस मैच को इतना नापसंद किया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये समझ आ चुका था कि बैटिस्टा एक बेबी फेस के तौर पर नहीं चलने वाले। रंबल में जीतने के बाद बैटिस्टा रेसलमेनिया में मैच तो करने वाले थे, लेकिन डैनियल ब्रायन को भी उस मैच में शामिल कर दिया गया। ये बिल्कुल साफ है कि ब्रायन को ही 2014 के रंबल में जीतना चाहिए था, लेकिन बैटिस्टा को एक बेबी फेस की तरह प्रेजेंट करते रहने की जिद ये साफ दिखाता है कि उस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव डिपार्टमेंट में बहुत कमी थी। नंबर 3, लेक्स ल्यूगर, रॉयल रंबल 1994। डब्ल्यूडब्ल्यूई को हमेशा से ही लेक्स ल्यूगर को अपना टॉप बेबी फेस बनाने में हिचकिचाहट रही है और ये 1994 में रंबल में और भी ज्यादा साफ हो गया। ल्यूगर के पुराने स्क्रीन प्रेजेंटेशन की वजह से रंबल में जीत की उनकी पहली दावेदारी थी, लेकिन फिर भी फैंस को लगता था कि ब्रेट हार्ट ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को उसके नए दौर में लीड करेंगे और फिर वो हुआ जो उसके बाद आज तक दोहराया नहीं गया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हार्ट और ल्यूगर दोनों को ही रंबल का विनर बना दिया, जिसके बाद दोनों ही रेसलर्स को रेसलमेनिया 10 के 2 अलग सिंगल्स मैच में वर्ल्ड टाइटल के लिए चुनौती दी गई थी। ल्यूगर रेसलमेनिया पर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बन सके, लेकिन हार्ट सफल रहे और रेसलमेनिया 10 में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए। 1994 रंबल में ल्यूगर का को-विनर बनना बिल्कुल बेतुका था और इससे बेहतर यही होता कि हार्ट को ही रंबल का इकलौता विनर बना दिया जाता। नंबर 2, रोंडा राउसी, रॉयल रंबल 2022। बाहर से देखने पर 2022 का विमेंस रंबल एक अनप्रेडिक्टेबल मैच लगता है जिसमें कोई भी जीत सकता था, लेकिन जब शो से ठीक पहले ये पता चला था कि रोंडा राउसी मैच में वापस आ रही हैं, तब ये साफ हो गया कि वही रंबल की विनर बनने वाली हैं। उस मैच में राउसी का काम बहुत फीका था और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एक हील हैं या बेबी फेस। राउसी की जीत के बाद उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया 38 में चुनौती दी और इन दोनों के बीच एक बोरिंग मैच हुआ जिसमें राउसी हार गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने राउसी को बिना किसी प्लान के रंबल में विनर बना दिया, जो एक व्यूअर के तौर पर बहुत निराशाजनक है। अगर राउसी रंबल से पहले उसके बिल्डअप के दौरान वापस आती और अपने किरदार की एक कहानी बनाती तो शायद रंबल में उनकी ये जीत कुछ समझ में आ सकती थी। नंबर 1, विंस मैकमैन, रॉयल रंबल 1999। 1999 का रॉयल रंबल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और विंस मैकमैन एक मैच के लिए ही खास बनाया गया था। ये दोनों रंबल मैच में पहले और दूसरे नंबर पर आए थे और इन दोनों के अलावा उस मैच में बाकी सब चीजों को खास नहीं माना गया। अजीब बात ये रही कि इस मैच में मैकमैन ने खुद को ही विनर बनाने का फैसला किया।
वो एक रेसलर नहीं थे, लेकिन अब वो WWE के सबसे खास मैचेस में से एक के विनर बन चुके थे और फैंस इस बात से हैरान थे कि आखिर मैकमैन को ऐसा क्यों लगा कि ये एक अच्छी तरकीब थी। अच्छी बात ये रही कि मैकमैन रेसलमेनिया 15 तक नहीं पहुंच सके और ऑस्टिन ने द रॉक को चुनौती देकर रेसलमेनिया में अपनी जगह बनाई, जिसका ये मतलब था कि मैकमैन के रंबल में जीतने की कोई वजह नहीं थी, बजाय इसके कि वो रोड टू रेसलमेनिया में ऑस्टिन के लिए एक अड़चन बन सके। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे रॉयल रंबल विनर्स जिनका कोई मतलब नहीं बनता। वीडियो के बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।